चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ फ्री लर्निंग क्लासेस एंड एक मिनट। हाँ, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंड पहले मैं ये बता देता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर 10th का जो 1 शॉट वीडियोस थे वो आपका सिर्फ मैथ में आया था एंड साइंस में नहीं आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं स्टार्ट ही कर लूँ कि नहीं, यहाँ पर आपका जो साइंस का है, जितने भी आपका फिजिक्स का पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स में बेसिकली हम वन शॉट करके 3 या 4 चैप्टर है आपका। पहला आपका ऑप्टिक्स है, मतलब लाइट, एंड उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी, एंड थर्ड वन इज योर मैग्नेटिक। ठीक है ना, तो एक एक करके हम कर लेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपका जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे मतलब फिजिक्स में, वो बेसिकली मिरर फॉर्मूला फ्रॉम द लाइट चैप्टर एंड यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक में प्रॉब्लम नहीं आता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। ये नहीं है कि मतलब बाद में जाके नहीं पढ़ोगे आप, बाद में जाके प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब हायर क्लासेस में जब जाओगे आप। बट यहाँ पर आपका सिर्फ करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट, तो ये दोनों जो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर, उसमें ही प्रॉब्लम्स आते हैं और कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो फिर यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं, ये मान लो बेटा, ये यहाँ पर आपका क्या है, चार्ज। तो चार्ज कितने टाइप का होता है, शॉर्ट में जाएंगे ना, तो चार्ज आपका 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड होता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम नहीं करेंगे कि मतलब चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये आपका प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। आ रहा है समझ में। मान लो आपका सिल्क है एंड आपका कुछ भी ग्लास रॉड ले लो, ऐसे फ्रिक्शन किया आपने, तो ग्लास रॉड जो आ गया उसको नेगेटिव नाम दे दिए एंड जो सिल्क है वो उसको पॉजिटिव नाम दे दिए। तो इस तरह से मतलब प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसको नेमिंग दिया गया है। ठीक है, तो चार्ज आ गया आपका फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड यहाँ पर आपका आ गया नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स होता है एंड जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है वो चार्ज नहीं होता है, वो चार्ज कैरियर होते हैं। आ रहा है समझ में। दे आर नॉट चार्ज, दे आर चार्ज कैरियर। मतलब चार्ज 2 ही होते हैं आपका, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एंड जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। एंड जो प्रोटॉन होता है बेटा, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है माइनस ऑफ इतना अमाउंट ऑफ चार्ज को कैरी करता है। ठीक है ना, इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ये आपका इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। आगे समझ में। हाँ, मतलब प्रीवियस वीडियो में थोड़ा इको आ रहा था ना, मुझे नहीं पता ये इको आएगा कि नहीं, बट आई विल चेक इट आउट। ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है नहीं, मतलब ये आपका मान लो ये प्रोटॉन है, तो मैं मान लो आपका ये क्या है, ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसमें आपका 1.6 × 10⁻19 चार्ज है, तो वो चार्ज को कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज ए पॉजिटिव चार्ज। आगे समझ में। चलो ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज आ गया एंड चार्ज का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि मास, ये मास है, देखो मास के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स आता है आपका, इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो चार्ज के लिए आता है। ठीक है, तो Q इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या था, +-n। तो सिंपल अभी n ही लिख दो। n होता है आपका नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन, एंड E होता है आपका चार्ज। तो ये आपका टोटल चार्ज बॉडी में कितना होता है आपका। ठीक है, तो टोटल चार्ज इन ए बॉडी, एक ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज कितना होगा, अगर आपको पता है कि यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 50 में डायरेक्ट -1.6 × 10⁻19 मल्टीप्लाई करो, जो आएगा वो आपका टोटल चार्ज होता है। ठीक है, तो ये क्यों बन गया आपका। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है आपका, चार्ज फ्लो होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी आपको पता है। तो I इक्वल फॉर्मूला क्या बन गया आपका सर, Q डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड T, एंड Q होता है N × E डिवाइड बाय टाइम पीरियड क्या बन गया आपका T। I का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है आपका एम्पियर। I का यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू, ये Q है, Q का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो 1 कूलम डिवाइड बाय 1 सेकंड। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो डिफाइन कैसे करोगे आप, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय सेकंड, इसको सिर्फ वर्ड में लिखना है। अगर 1 सेकंड के लिए 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वहां पर आपका जो करंट अमाउंट आएगा वो है 1 एम्पियर। आगे समझ में। इफ 1 coulomb of charge flows for 1 second, then that amount of current is known as 1 ampere। आ गया पूरा समझ में। ये डेफिनेशन आता है कि डिफाइन 1 एम्पियर एंड करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है एंड 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकंड। खत्म।
आगे इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। डायरेक्टली आपको चार्ज मतलब क्वेश्चन किस तरह क्या आ सकता है, आपको चार्ज का वैल्यू दिया होगा, कूलम में दिया होगा, टाइम कितना है 15 सेकंड 30 सेकंड जो भी हो, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक माइंड में एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्या रखना है, अगर यहाँ पर आपको टाइम मिनट में दिया होगा तो यू हैव टू कन्वर्ट दैट वन इनटू सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम्स जो दिक्कतें आते हैं वो होता है आपका यूनिट। ठीक है, तो यूनिट आपका टाइम का हमेशा क्या रहेगा आपका सेकेंड, एंड चार्ज का आपका क्यू का क्या रहेगा हमेशा कूलम जो भी है। ठीक है, तो जनरली जो भी फॉर्म होता है ये टाइम में देता है। मान लो एक करंट फ्लो हो रहा है आपका कितना टाइम तक, 1 आवर तक, आगे समझ में, तो उसमें चार्ज कितना है, तो पहले उसको सेकेंड में कन्वर्ट करो उसके बाद करना है। तो यूनिट शुड बी कन्वर्टेड, यूनिट शुड बी कन्वर्टेड। ठीक है, शॉर्ट में या आगे समझ में, गुड। ठीक है, ये आ गया, ओके सर, मिटा दो ये। तो ये I इक्वल क्यू बाई टी में यही आता है आपका, एंड 1 एम्पियर क्या होता है उसको डिफाइन करने के लिए होता है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम जो आएगा आपका वो यूनिट में डिफरेंस दिया होगा, तो यूनिट को आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ गया, ठीक है, मिटा देता हूं, ओके। उसके बाद आता है बेटा पोटेंशियल। ठीक है, पहले ये समझ लो क्या होता है आपका पोटेंशियल। पोटेंशियल का मीनिंग पहले समझ लो। देखो मेरा पोटेंशियल ये है, मैं ये बोर्ड को यहां से निकालूं फिर ऐसे करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में लेके जाऊं, आ रहा है समझ में, मतलब यहाँ पर मान लो एक प्लेस है, दिस वन इज अ प्लेस, मान लो ये ए है, एंड मुझे बी तक लाना है। देखो यहाँ से यहाँ तक मैं एक ऑब्जेक्ट को लाऊंगा, तो मैं तो कुछ वादन करूंगा ना। मान लो ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड को ए से बी तक लाने के लिए मैंने कुछ वादन किया। ठीक है, सो दैट वर्क डन बाय दिस वन, मतलब जो भी लिया मैंने वो होता है मेरा पोटेंशियल। आगे पोटेंशियल मतलब क्या होता है, मैं कुछ भी चीज को, ये मान लो ये ऐसे करके यहां से यहां तक लाया मैं, तो कुछ वर्क डन तो किया ना, सो दैट वर्क डन बाय दिस वन इक्वल क्या होता है आपका पोटेंशियल। तो यहां पर सर क्या है, यहां पर आपका पोटेंशियल नहीं, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो यहां पर क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे सर, यहां पर पता हो गया मुझे, यहां पर मान लीजिए चार्ज है सर Q, आप माइनस भी ले सकते हो प्लस भी ले सकते हो, लेकिन जनरली जो मतलब डिफाइन किया गया है वो पॉजिटिव चार्ज को लेकर डिफाइन किया गया है। तो मान लो यहाँ पर क्या था प्लस Q, एंड इसका पोजीशन पता नहीं है आपको, जिसका पोजीशन नहीं पता होता है वो होता है आपका इनफाइनाइट पोजीशन। आगे समझ में, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है आपका, मतलब अनंत नहीं, इनफाइनाइट का मतलब ही यू डोंट नो व्हाट इज द साइज ऑफ द यूनिवर्स, इनफाइनाइट, अरे आपको पता नहीं है वो है। आगे समझ में, तो इनफाइनाइट का मतलब ही यू डोंट नो द पोजीशन। तो मान लो एक चार्ज कहां पर है, इंफिनिटी में, तो इंफिनिटी से आप एक चार्ज को यहां पर ला रहे हो, मान लो ये पॉइंट, तो चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन करते हो वो होता है आपका पोटेंशियल, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय V। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है V, तो V इक्वल क्या बन गया W/Q। आगे समझ में ये, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करोगे आप, तो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन by moving a unit positive charge from infinite to the desired point, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट था, मतलब पता नहीं आपको कहां पर है, वहां से आप डिजायर्ड पॉइंट में लाओगे तो जितना वर्क डन करोगे वो है। अच्छा सर आप यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया, देखो बेटा Q का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा, देखो W इक्वल क्या बन गया V, यही तो मैंने लिखा, इट इज द वर्क डन बाय मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q का वैल्यू 1 हो गया तो V इक्वल क्या बन गया W। आगे समझ में, यूनिट लिखो, इसका होता है बेटा वोल्ट, तो 1 वोल्ट इक्वल टू ये क्या बन गया 1 जूल बाय 1 कूलम। अभी आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा, डिफाइन 1 वोल्ट। आ गया सर, 1 volt can be defined as if 1 joule of work done is done by moving 1 coulomb of charge from infinity to the desired point। आगे 1 coulomb चार्ज को मूव करने के लिए अगर आपने 1 जूल वर्क डन किया तो आपका पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट। सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है देख लो, सिर्फ आपको वर्ड में लिखना है और कुछ नहीं है। चलो ठीक है सर, यहां से यहां तक लाने के लिए यहाँ पर मान लो पोटेंशियल कितना बन गया बेटा VA। एक दूसरा वाला ये B पॉइंट ले लो, तो अगर वही चार्ज को अगर B पॉइंट में लाओगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना बनेगा बेटा VB।
तो मान लो VA इज ग्रेटर देन कितना हो गया बेटा VB। तो यहां पर एक अगर मान लो यहां से यहां तक चार्ज को मूवमेंट करोगे आप, तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दैट इज नोन एज VA माइनस VB, और इसको दे देते हैं ऐसे डेल V, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट में पोटेंशियल जीरो होता है, मतलब इंफिनिटी, आपको पता नहीं है वहां पर पोटेंशियल क्या है, एक में जीरो होता है एक में होता है। यहां पर देखो सर अगर मान लो ये जीरो होगा, दिस वन इज जीरो, देन डेल V इक्वल V है, आगे समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस इट इज नथिंग बट दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ टू नोन पॉइंट्स, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, difference of potentials, difference of potentials between two known points। आपको जो आपका दोनों पॉइंट है उसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, एंड बड़े से आपका छोटा जो है माइनस कर लो, नोन पॉइंट्स, ठीक है। जो दो नोन पॉइंट्स होंगे उनके बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस मिलेगा वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। सेम ही है, फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाँ ऑफ कोर्स। तो आपका डेल V इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा सर, सेम सर W/Q, यहां से यहां तक लाने के लिए आपने जितना वर्क डन किया वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। आ गया पूरा समझ में, गुड, लिखो क्विक। ठीक है, हाँ और एक चीज आता है, 1 कूलम जो चार्ज होता है बेटा वो होता है 6.25 into 10 to the power 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 कूलम का जो चार्ज है बेटा वो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक कूलम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, n आ गया, मतलब Q का वैल्यू 1 दे दिया, तो 1 इक्वल टू n into E का वैल्यू 1.6 into 10⁻⁹ डिवाइड कर लो, यही निकलेगा, मैंने कहीं से लाया नहीं, उसी से ही आया है ये, आ गया, गुड। ये हो गया। क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, मान लो क्वेश्चन में दिया है आपका पोटेंशियल दिया है 0.5 एंड चार्ज को आप 3 कूलम दिया है, तो उसमें वर्क डन निकालो, आ जाएगा सिंपल, वर्क डन पुट करो, चार्ज का वैल्यू पुट करो, वोल्टेज निकालो, वोल्टेज का वैल्यू पुट करो, वर्क डन का वैल्यू पुट करो, चार्ज का वैल्यू निकालो, आ गया। चलो तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, यहां पर इलेक्ट्रिकल क्या आता है बेटा, रेजिस्टेंस। चलो ठीक है, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं बेटा रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है आपका। रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन, ठीक है, पॉलिटिक्स नहीं है, वो भी है वन टाइप ऑफ ऑपोजिशन, हाँ ठीक है। मतलब यहां पर आप मान लो वाटर फ्लो हो रहा है, देखो वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कुछ पत्थर यहाँ पर रख दो, तो जो फ्लो का आपका जो स्पीड था वो क्या होगा, कम हो जाएगा। सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन द कंडक्टर इज दैट, मतलब कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, मतलब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। एक बात बोलो आपको, देखो यहाँ पर आपका जो मान लो बेटा यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर माइनस है, आपको पता है कंडक्टर में प्लस प्रोटॉन का भी मूवमेंट नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अगर यहाँ पर नेगेटिव है मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर पॉजिटिव है मतलब कम इलेक्ट्रॉन है, आ रहा है समझ में। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स पॉजिटिव एंड मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव किसका मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, बट यू ऑलवेज टेक पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट का मूवमेंट, ये होता है कन्वेंशनल करंट। आगे समझ में, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, जो आपने एक्सेप्ट किया, ये सही नहीं है। मतलब सर इलेक्ट्रॉन तो आपका ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कम इलेक्ट्रॉन होता है, आ गया। यहाँ पर नेगेटिव मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का ये है हायर कंसेंट्रेशन, ये है लोअर कंसेंट्रेशन। सर पॉजिटिव तो हम हायर कंसेंट्रेशन लेते हैं, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, हम लोग मिलकर ले लिए कि नहीं ये पॉजिटिव जो वो हायर पोटेंशियल है एंड ये वाला आपका लोअर पोटेंशियल है, तो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। आगे समझ में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन उसका डायरेक्शन के ऑपोजिट में आप करंट लेते हो, ठीक है। ओके नाउ होता क्या है, जनरली आपका जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, वो इसको धक्का लगाया, फिर ये इसको लगाएगा, ये इसको लगाएगा, ऐसे ऐसे करके वहां पर जो कॉलिजन क्रिएट होता है, वो
कॉलिजन में थोड़ा बहुत क्या होता है, यहाँ पर देखो ऐसे 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 कर रहे हो आप, कुछ टाइम के बाद आपको हीट लगेगा, क्यों, कॉलिजन हो रहा है, मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है। वहां पर भी वही होता है, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हुआ, वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेगा, खुद से कोलाइड करेगा, दैट्स व्हाई वन टाइप ऑफ हीट फ्लो, मतलब जो लॉस होता है एनर्जी का वो होता है रेजिस्टेंस। आ गया समझ में? तो रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। आगे समझ में? जैसे कि आपका जो सॉलिड केस में क्या होता है आपका फ्रिक्शन, वो भी ऑपोजिशन है। फ्लूइड केस में क्या होता है विस्कोसिटी, नेम डिफरेंट डिफरेंट बट एग्जैक्टली मीनिंग होता है वही ऑपोजिशन, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये क्या आपको ये क्या हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, जितना लेंथ बढ़ाओगे आप उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ऑपोजिशन। क्यों, देखो यहाँ पर एक आपने प्लग ऑन किया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लाइट जल रहा है, ठीक है। अभी ये जो वायर यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का वायर है, इसको आप बढ़ा दो मान लो 20 मीटर, उसके बाद वहां पर बल्ब कनेक्ट करो, थोड़ा सा आपका डीम जलेगा, क्यों, बिकॉज इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया एंड रेजिस्टेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीट प्रोडक्शन। तो आपको अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि हीट प्रोडक्शन निकालो, तो आपको याद होना चाहिए अरे रेजिस्टेंस तो हीट प्रोडक्शन करता है, तो जो फॉर्मूला में रेजिस्टेंस यूज होगा वही हम हीट के लिए यूज करेंगे, वही तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, तो रेजिस्टेंस क्या हो गया सर, रेजिस्टेंस जितना होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, मतलब एरिया जितना बढ़ाओगे आप रेजिस्टेंस उतना घट जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको मिलाने पर क्या बनता है आपका R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा, R का यूनिट होता है ओम, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, ये A होता है आपका एरिया, एरिया मतलब वो हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस जो है बेटा, ये होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है ये, रेजिस्टिविटी। हाँ, और एक चीज देखो, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा। अभी आपको सर आप बोलोगे कि रो इक्वल टू R इंटू ए डिवाइड बाई एल, बट रो इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मतलब आपने एल्यूमिनियम लिया उसमें रेजिस्टिविटी मतलब फिक्स होगा, आपने चाहे आयरन लिया उसमें रेजिस्टिविटी फिक्स होगा, ये सारे के सारे चीज फिक्स होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेंथ बढ़ाओगे या आपका एरिया बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस में चेंजेस आएगा, ना कि आपका किसके ऊपर, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता है, बिकॉज इट इज ए मटेरियल प्रॉपर्टी। आप तो मटेरियल चेंज नहीं कर सकते, आयरन को चेंज कर सकते हो, कपर में नहीं कर सकते, तो रो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आगे समझ में? तो ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, रो डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज सिंबल है बेटा, तो R भी इंक्रीज होगा, लेंथ आपका एरिया आपका इंक्रीज होगा तो R क्या होगा, डिक्रीज, बट रो कुछ नहीं होगा, ठीक है। आ गया? अब क्वेश्चन भी दिया होगा इस तरह से, आपको लेंथ दिया होगा, एरिया दिया होगा, ये दिया होगा, R निकालो, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये आगे समझ में? हाँ, यूनिट नहीं लिखा आपने, R का जो यूनिट है ओम है, ठीक है ना, यूनिट होता है ओम, रेजिस्टिविटी होता है ओम इंटू मीटर, ये होता है ओम ना, ठीक है। तो ओम इंटू मीटर किसका होता है बेटा, रेजिस्टिविटी, ये याद रखना है, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है एंड किसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसका, ठीक है। ओके, और क्या बचा आपका? सभी में यूनिट इज इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत, ये पूरा चाहिए आपको, यूनिट इज इंपॉर्टेंट, मतलब लेंथ का यूनिट मीटर में होना चाहिए, ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, एंड रो का यूनिट ओम इंटू मीटर में आना चाहिए, रेजिस्टेंस का यूनिट बेटा मीटर में आना चाहिए। ये सारे के सारे चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड और एक चीज देख लेता हूँ, देखो बेटा, 1 मिलीमीटर होता है बेटा 10 टू द पावर -3 मीटर, ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर -2 मीटर, 1
और क्या आएगा माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। आ गया समझ में? माइक्रो को ऐसे भी लिखते हैं, देखो ऐसे ऐसे म्यू, ठीक है। ये याद रखना है, क्योंकि आपको जब डालोगे वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग आप मतलब वैल्यू मतलब निकालोगे, ठीक है। क्या आ गया समझ में? चलो ठीक है, क्वेश्चंस करें? क्वेश्चंस करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन में कर लेता हूं। देखो आपको दिया बेटा लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 100 मीटर, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज 100 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 1 mm। रेडियस कितना है बेटा? 1 mm। आ गया रेडियस 1 mm, मतलब इसको कन्वर्ट करो 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर आ गया, ठीक है। एंड रेजिस्टिविटी दिया है बेटा, रो दिया है 1.72 into 10 टू द पावर माइनस 8 ओम इनटू मीटर। आपको पूछा है रेजिस्टेंस निकालो, हाँ ठीक है। रेजिस्टेंस देखो सर आर दिया है मतलब ए, तो ऑब्वियसली ये वायर है, देखो ये भी एक सिलिंड्रिकल वायर है, ये इसका सरफेस क्या है? सर्कल है, तो एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकलेगा? पाई इनटू आर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू पाई बेटा इनटू आर कितना हो गया? 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर बन गया, तो ये पाई इनटू 10 टू द पावर कितना बन गया? माइनस 6 बन गया। आ गया समझ में? ओके नाउ रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रो इनटू एल डिवाइडेड बाय ए, तो रो का वैल्यू कितना हुआ? 1.72 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 इनटू लेंथ का वैल्यू कितना बेटा? 100 मीटर डिवाइडेड बाय ये बन गया बेटा पाई इनटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। ऊपर ले जाओ तो ये बनेगा बेटा 1.72 इनटू 10 टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय पाई, ये ऊपर जाएगा प्लस 6 बनेगा, यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो ये बनेगा 10 टू द पावर 8, ये तो 8 8 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आएगा बेटा? 1.72 डिवाइड बाय पाई ओम, ठीक है। डिवाइड कर लो, पाई का वैल्यू 3.14 तो पता है आपको, सिंपल। मैंने यहाँ पर एक चीज किया, आपने अगर नोटिस किया है, कुछ नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला में ये आर जो mm में था उसको मैंने मीटर कर दिया, आ गया। तो यूनिट कन्वर्शन इज सो मच इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है ना। बहुत आपको ध्यान रखना है, अगर यूनिट में गड़बड़ हो गया तो आंसर गलत आएगा आपका, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ मतलब हायर क्लास में जाओगे तो रेजिस्टिविटी जो है ना वो लेंथ बढ़ने पर भी कुछ नहीं हो रहा था एंड एरिया बढ़ने पर भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर अगर बढ़ेगा या घटेगा उसी के हिसाब से रेजिस्टिविटी भी चेंज होता है, ठीक है। बाद में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा ओम्स लॉ, ठीक है। अच्छा ओम्स लॉ में क्या होता है? देखो वो ओम बताए, ओम में क्या होता है, सॉरी मान लो बेटा यहाँ पर एक कंडक्टर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक सेल कनेक्ट किया, हाँ ये मैंने बताना भूल गया, ये होता है बेटा एक सेल, ठीक है ना, जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए। पता है आपको बैटरी, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स को आपने कंबाइन कर लिया तो बैटरी निकल गया, एक सेल यहाँ पर है तो सेल 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 मिलाकर आपका बैटरी मिल गया, ठीक है। ओके नाउ तो यहाँ पर बेटा पॉजिटिव है एंड करंट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ से होता है? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव। जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव है, जो स्मॉल होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके तो ओम ने क्या बताया, यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो ये नोन पॉइंट है ए, यहाँ पर आपका बी हो गया, तो ये वाला हायर पोटेंशियल है, मैंने तो बताया, ये वाला लोअर पोटेंशियल है, तो ए से बी मूवमेंट करेगा आपका करंट, ठीक है ना, दिस वन लाइक दिस। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो क्या है बेटा? VA माइनस VB, बिकॉज VA इज लार्जर, VB इज स्मॉलर, राइट। तो वो बताए ये जो V है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I, ये वाला, और नहीं तो I डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या कर सकते हो V, तो यहाँ पर वो लिख दिए V इक्वल टू यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो होता है R, ठीक। और यहाँ पर लिख सकते हो R इक्वल बेटा V बाई I। अगर ग्राफ बनाओगे आप, देखो यहाँ पर ये V हो गया, ये I हो गया, देखो बेटा ये आपका R इक्वल V बाई I डिवीजन फॉर्म में जहां पर होगा बेटा वहां पर स्लोप निकालते हैं, तो ये V बाई I है तो ये स्लोप आ गया। यहां पर मतलब एक्स एक्सिस से जितना एंगल यहां पर बढ़ेगा उतना स्लोप बढ़ेगा। स्लोप कैसे निकालते हैं? एक्स एक्सिस में एंगल जितना ऊपर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो ये वाला मान लो बेटा ये हो गया आपका स्लोप। स्लोप मतलब एंगल, ऐसे करके देखो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ठीक है, ये भी स्लोप है। पार्क में भी होता है स्लोप, जिसके ऊपर बैठते हो तो नीचे आ जाते हो, वही तो है ये। तो वी आई का स्लोप आपको क्या देता है? रेजिस्टेंस आर। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? देखो क्वेश्चन ये आएगा, मान लो सर आपको ऐसे दिया है दो V एंड I, ये A हो गया, ये B हो गया, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? सर जिसका स्लोप ज्यादा होगा। A ऊपर दिख रहा है तो V R A
इज ग्रेटर देन आर बी। और भी एक क्वेश्चन आता है, सेम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन अपना एक्सिस चेंज कर लेता हूँ। ऊपर वाला आई दे दिया, नीचे वाला बी दे दिया, ठीक है। एंड ये हो गया बेटा ए, ये बेटा बी। अभी देखो उल्टा कर लिया मतलब नीचे वाला आ जाएगा, तो ये वाला आपका इस केस में आर ए इज लेस देन आर बी। क्यों हुआ? मैंने एक्सचेंज कर लिया, बी की जगह आई लगा दिया, आई की जगह बी लगा दिया, ठीक। गुड। लिख लो क्विक। ठीक है, ग्राफ भी आता है। हाँ, और एक चीज आपको पता है ना, हाँ ये तो आपका सेल हो गया, वो बैटरी हो गया। एंड की का फॉर्मूला ऐसे होता है ना, दिस वन, देखो ये सिंबल भी रहता है ना, रहना चाहिए आपको। ये होता है क्लॉक की। क्लॉक की पता है ना आपको, घर में जो ऐसे इनपुट दे देते हो फिर निकाल देते हो, ये होता है क्लॉक की, ठीक है। एंड ये होता है बेटा स्विच, देखो ये वाला ये होता है स्विच। एंड ये है ओपन स्विच, मतलब ओपन है, देखो यहाँ पर लगा नहीं हुआ है, अगर लग जाएगा तो करंट फ्लो होगा, तो ये वाला आपका ओपन स्विच है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा? ऐसे, देखो दिस वन इज रेजिस्टेंस आर, ठीक है। और क्या बचा आपका? एमीटर का सिंबल क्या होता है बेटा? दिस वन लाइक दिस। एंड वोल्ट मीटर का सिंबल क्या होता है? ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, एक नॉर्मल सर्किट, ठीक है, जिसमें आपका रेजिस्टेंस होगा, मान लो बेटा ये आर है, अगर रेजिस्टेंस होगा तो करंट फ्लो होगा, बिकॉज V इक्वल टू I इंटू आर। अभी देखो, तो यहाँ पर मैंने क्या कनेक्ट कर देना है, आपका सेल लगा दिया मैंने, नहीं तो बैटरी भी लगा सकते हो आप, नो इशू होता है, ठीक है, लगा दिया। अभी क्या करना है सर? ये एमीटर क्या करता है बेटा? एमीटर करंट नापता है, इट मेजर करंट। V क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस नापता है। तो यहाँ पर एमीटर बेटा हमेशा क्या करते हैं? सीरीज में कनेक्शन करते हैं। एंड जो वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? पैरेलल, ठीक है। वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं बेटा? पैरेलल। क्यों? देखो, एमीटर सीरीज कनेक्शन, ठीक है, एंड जो वोल्टमीटर होता है बेटा वो पैरेलल कनेक्शन। क्यों होता है मैं समझा देता हूं, सुन लो। अगर मान लो एमीटर जो है आपका, उसमें क्या होता है बेटा? करंट फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है, दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। आगे वोल्टमीटर में बहुत रेजिस्टेंस होता है। क्यों? अगर वोल्टमीटर में अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट वहां पर फ्लो नहीं करेगा, यस। बट आपको क्या नापना है, क्या मेजरमेंट करना है? वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पर आपका करंट का जरूरत नहीं है। आगे समझ में? यहां पर एमीटर में आपको करंट का जरूरत है, दैट्स व्हाई वहां पर आपका रेजिस्टेंस स्मॉल होता है। एंड जो एमीटर होता है, यहां पर आर का वैल्यू क्या होता है बेटा? स्मॉल। क्यों बेटा? यहां पर आपका करंट को ब्लॉक नहीं करना है, करंट को फ्लो करवाना है। अगर करंट फ्लो करना है तो रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। आगे एंड वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस क्या होता है? लार्ज होता है। क्यों? बिकॉज यहां पर आपको वोल्टेज नापना है, करंट नहीं। तो अगर ये वाला लार्ज हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा, या लगभग 0 पॉइंट समथिंग या करेगा, तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। आगे समझ में? तो इसीलिए वोल्टमीटर पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। एंड एमीटर वो सीरीज कनेक्शन होता है, बिकॉज उसका रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल वो होता है आपका, देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया बेटा, ये R3 हो गया, तो R टोटल क्या बनता है इस सीरीज में? R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3 प्लस ऑफ डॉट डॉट, ठीक है, सिंपल ऐड कर लो, ये सीरीज हो गया। नेक्स्ट होता है बेटा पैरेलल। पैरेलल में एक के बाद एक, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया बेटा, ये R3 हो गया। तो यहाँ पर होता है 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऑफ 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, आपका एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं है शायद, बट इट्स ऑल इक्वल। देखो, तो आपको सिंपल रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होगा, सीरीज में मतलब एंड टू एंड कनेक्शन,
एक का एंड दूसरे का एंड, एक का एंड दूसरे का एंड, लेकिन पैरेलल में सभी का एक एंड एक तरफ, सभी का दूसरा एंड एक तरफ। ठीक है, तो आपको एक इजीएस्ट तरीका बताऊं, देखो आपको सिर्फ दो ये इस तरह से पैरेलल सॉल्व करना है। देखो ये मान लो बेटा R1 है, ये R2 है, तो R टोटल कैसे निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन। ये अगर याद रह गया आपको तो पूरा का पूरा जो भी सर्किट डायग्राम दिया होगा आपको, यू कैन सॉल्व दैट इजीली। आगे समझ में क्या करना है, यहाँ पर R टोटल कैसे निकालना है, अगर पैरेलल में है, पैरेलल में होगा तो मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय एडिशन। ठीक, क्वेश्चंस करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा। नहीं सर आप मतलब इस तरह से क्यों करते हैं। सपोज हाँ ठीक है, ये हो गया, मिटा दो। ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगा तो बेटा एक बार पॉज कर लेना तो लिख लेना। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है, मान लो बेटा ये दिया है बेटा 3, ये दिया है 6, ये दिया है 6 6 6। ठीक है, अच्छा और एक चीज, n रेजिस्टर्स, n इक्वल रेजिस्टर्स, ठीक है, इक्वल आर कनेक्टेड इन सीरीज मान लो। ठीक है, तो आर टोटल कितना बनेगा, एन आर, बिकॉज एक का आर है, आर प्लस आर प्लस आर प्लस एन टाइम्स एन आर बन गया। सिमिलरली n इक्वल रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, तो क्या बनेगा 1 बाई आर टोटल इक्वल टू n बाई आर। तो यहाँ पर r टोटल कितना बनेगा बेटा, उल्टा कर लो, r बाई n। आगे समझ में शॉर्ट है, चलो देखें। ओके नाउ बेटा ये दोनों किसमें कनेक्टेड है, अभी तो किया था पैरेलल, पैरेलल में कैसे याद रखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय एडिशन। तो यहाँ पर कितना बनेगा सर 6 into 3 डिवाइड बाय 6 प्लस 3, हाँ सर याद आ गया। तो ये दोनों रेजिस्टेंस मिलकर ऐसे बन गया एक, तो कितना बना 18 बाई 9 इक्वल बेटा 2 बन गया ये। अभी 3 आपका क्या है, पैरेलल कनेक्शन है, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, इक्वल है, देखो r बाई n, तो 6 बाई 3, तो यहाँ पर बन गया बेटा ये 6 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2 अगेन, ये तीनों को मिलाकर 2 बन गया। अभी 2 and 2 end to end कनेक्शन है, तो टोटल R टोटल कितना बनेगा 2 + 2 इक्वल टू 4 ओम। अरे आगे नहीं, ठीक है हो जाएगा। अगर नहीं है, अगर मतलब कुछ सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप कमेंट या मेल करके बता सकते हो, नो इशू, आई विल डू दैट, नो इशू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, और क्या बचा आपका, और क्या बचा, हाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ठीक है, देखो बेटा जो वादन होता है वही एनर्जी होता है ना, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपका V इक्वल क्या था, W/Q था, तो वादन इक्वल क्या बन गया बेटा V into Q। हाँ सर परफेक्ट। तो W इक्वल क्या होता है बेटा एनर्जी, हाँ सर ये भी एनर्जी है। ओके ना, I इक्वल टू मुझे पता है बेटा Q/T, तो Q इक्वल क्या बनेगा I into T। ओ हो, तो V into I into T, हाँ सर बन गया। तो एनर्जी इक्वल क्या बन गया V into I into T। अगेन बेटा V इक्वल मुझे पता है IR, तो यहाँ पर डाल दो, तो V की जगह IR डाल दिया into I into T, तो ये बनेगा सर I² into RT। हाँ सर ये एक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली I इक्वल टू आप V/R भी डाल सकते हो, तो यहाँ पर एनर्जी क्या बनेगा, देखो V into V/R into बेटा T बन गया, तो ये हो गया V²/R into T। ठीक है, अच्छा मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बताया था सर, आपने बताए थे जहां पर हीट लॉस होगा, ठीक है, वहां पर आपको जहां पर रेजिस्टेंस होगा वो दोगे, तो दिस वन, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। सर यहाँ पर भी तो रेजिस्टेंस बेटा यहाँ पर नीचे है, रेजिस्टेंस यहाँ पर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है ज्यादा होने पर
जो आपका हीट लॉस ज्यादा होता है, तो यहाँ पर तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हीट लॉस के लिए हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा पावर, लास्ट वन ना, तो पावर इक्वल होता है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर होता है एनर्जी अपॉन बेटा टाइम। तो एनर्जी कितना है, तो VIT डिवाइड बाई टी, VIT डिवाइड बाई टी, तो एक बन गया VI, नीचे क्या बनेगा बेटा I स्क्वायर R, और नहीं तो क्या बनेगा V स्क्वायर बाई R, तो तीनों फॉर्मूला आ गया आपका, ठीक है। यूनिट, हाँ सर यूनिट भी कर लेते हैं, यूनिट होता है बेटा पावर का वाट, ठीक है ना, पावर का क्या हो गया वाट हो गया, नहीं तो किलोवाट, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट, ठीक है। एंड होता है बेटा हॉर्स पावर HP, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। आ गया समझ में, ये लिख लिए, ओके। देखो वहीं से बेटा अगर एनर्जी का यूनिट निकालोगे आप, तो ये बन जाएगा पावर इनटू टाइम, बेटा पावर का यूनिट क्या है वाट सर, एंड इसका क्या है सेकंड, तो वाट इनटू सेकंड भी एनर्जी का यूनिट है, तो एनर्जी यूनिट क्या बनेगा बेटा, एनर्जी यूनिट इज आल्सो वाट इनटू सेकंड, एंड किलोवाट भी कर सकते हो, ये जो बेटा किलोवाट एंड सेकंड को बना सकते हो आवर, तो ये जो किलोवाट इनटू आवर है बेटा, इसको बोलते हैं BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मतलब आप जो घर में यूज करते हो, क्या यूज करते हो आप, मीटर, मीटर बाहर में मीटर लगा होता है ना आपका, तो मीटर जो होता है बेटा उसमें जो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करते हो आप, वो किलोवाट आवर में आता है, तो 1 किलोवाट आवर जो है 1 यूनिट वही है आपके। मान लो मंथ के एंड में कितना आया आपका बिल, सपोज लेट्स से 50 यूनिट्स आया, तो 50 यूनिट, एक यूनिट का प्राइस कितना है 50 रुपीज, सॉरी 5 रुपीज, तो 50 का कितना आएगा 50 इंटू 5 इक्वल 250, आई गेस समझ में। तो जो मतलब एक आवर में अगर आपने 1000 वाट कंज्यूम किया, ठीक है, एक घंटे में अगर आप 1000 वाट कंज्यूम किया, तो वो होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, मतलब एक आवर में अगर 1 किलोवाट आपने कंज्यूम किया, तो आपने कितना कंज्यूम किया 1, ठीक है। इसमें बेटा आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। पूरा आ गया समझ में। एक क्लास में सिर्फ आपका जो फिजिक्स में जो क्या है आपका लाइट है, लाइट का प्रॉब्लम एंड करंट इलेक्ट्रिक का जो भी इंपॉर्टेंस प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट जो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो हम करेंगे। अभी सिर्फ आपको आंसर दे दिया कि नहीं, आइडिया आपको बेसिक्स आ जाए, उसके बाद में प्रॉब्लम्स भी करवा दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, नो वरी अबाउट दैट, एंड आप जो भी प्रॉब्लम बेटा कमेंट में थोड़ा बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बी गुड नाइट।